हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोनवाल एक बार फिर से आपके सामने क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर आपके सामने हूँ। और हमने पिछली क्लास में वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था कि रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं और उनके हमने 2 प्रयोग भी करके देखे थे। और उनमें प्रयोग ये देखे थे कि एक में मैग्नीशियम का रिबन को जलाया था और उसमें चमकदार राख उत्पन्न हुई थी, और उसके बाद में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के साथ क्रिया देखी थी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई थी। तो इसके फलस्वरूप हमने ये चीज़ देखी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमने किन किन चीज़ों को निर्धारण किया था। उसमें पहला किया था अवस्था में परिवर्तन होता है, रंगों में परिवर्तन होता है, गैस उत्सर्जित होती है और तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हम अब आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज मैं आपको पेपर वर्क या पेपर पे वीडियो बना रहा हूँ। अगली जो भी वीडियो जाएंगी वो सारी की सारी बोर्ड पे ही आएंगी, तो इस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और हम आप देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम इसके 2 भागों को देखते हैं। एक तो होता है RHS और एक होता है LHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा बायां भाग होता है और ये होता है हमारा दायां भाग। बाएं भाग की ओर हम अभिकारक, जिन्हें मैंने आपको बता दिया था कि अभिकारकों का जो दूसरा नाम है वो है क्रियाकारक, और दाएं भाग की तरफ हम लिखते हैं उत्पाद। और उत्पाद को हम दूसरे शब्दों में कहें या दूसरा नाम कहें तो इसे हम कहते हैं क्रियाफल। ठीक है, क्रियाकारकों से जब क्रियाफल प्राप्त होते हैं तो हम इनके बीच में लगाते हैं तीर का निशान। इनके बीच में दोस्तों हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, क्रियाकारकों से जब क्रियाफल प्राप्त होते हैं तो इनके बीच में हम लगाते हैं तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। आगे देखिए, अब इम्पोर्टेंट हमारे पास में इम्पोर्टेंट क्या है वो देखिए। जो तीर का निशान होता है क्रियाकारकों से हमेशा किधर लगता है, क्रियाफल की ओर, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से की, क्रियाकारकों से, और हमको प्राप्त क्या हुआ, क्रियाफल। मतलब हमारे पास में क्रियाकारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ, क्रियाफल। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एरो कैसे लगाते हैं, एरो या तीर का निशान। जैसे हम जयपुर से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और हमको पहुंचना है कहाँ पे, दिल्ली, तो हम एरो किधर लगाएंगे, जयपुर से शुरू होकर और दिल्ली की ओर हम एरो लगाएंगे। ठीक है, जयपुर से शुरू होकर हम कहाँ लगाएंगे एरो, दिल्ली की ओर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो इसमें बाएं भाग में क्रियाकारक, दाएं भाग में क्रियाफल लिखने के पश्चात हम देखेंगे दोस्तों कि एक से अधिक यदि क्रियाफल होते हैं या क्रियाकारक होते हैं तो उनके बीच में हम धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्रियाकारक और एक क्रियाफल जब लिखते हैं तो हम धनात्मक चिन्ह के अलावा उसकी अवस्था को भी दर्शाते हैं। तो देखो कैसे, जैसे हमारे पास में कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो इन दोनों ने मिला के और हमारे पास बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको, चलो आपकी सहूलियत के लिए। जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो क्या बना दिया हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने कहा कि एक से अधिक यदि क्रियाकारक हैं तो उनके बीच में धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, यदि इधर भी हमारे पास एक से अधिक है तो धनात्मक चिन्ह लगाएंगे, मतलब जोड़ देंगे। जिस प्रकार हमारे पास में 1 2 3 4 कह देते हैं कि हमारे पास n पद है, इनको जोड़िए, तो हम कैसे करते हैं 1 + 2 + 3 ऐसे करते हैं, जोड़ते हैं। इस तरीके से एक से अधिक यदि क्रियाकारक हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ के लिखते हैं।
अब इम्पोर्टेंट चीज़ें इनकी अवस्था भी दर्शानी होती है हमको। अवस्थाएं आप लोगों को पता है कि अवस्थाएं हमारे पास में 3 प्रकार की होती है। एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। ठोस को हम सॉलिड बोलते हैं और लिक्विड हम द्रव को बोलते हैं और गैस को हम गैस बोलते हैं। कार्बन हमारे पास में ठोस अवस्था में होता है सॉलिड, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर तत्व के प्रतीक के नीचे छोटे ब्रैकेट के अंदर उनकी अवस्थाओं को भी हम दर्शा देते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई जगह आपको AQ मतलब एक्वा लिखा हुआ भी प्रतीत होगा या दिखाई देगा। उसका मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ जल में घुल जाता है, जब कोई पदार्थ जल में घुल जाता है तो उसके आगे हमको लगाना है AQ मतलब एक्वा। कैसे, जैसे नमक है और नमक हमारे पास में जल में घुल गया तो नमक का जलीय विलयन हो गया, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं AQ। क्या लगा सकते हैं, AQ। ठीक है, यदि हमारे पास डायरेक्ट H2O है, ये H2O लिक्विड होता है तो इसके आगे तो केवल क्या लगेगा, द्रव। लेकिन नमक के साथ में यदि जल क्रिया कर रहा है तो उसके आगे लगेगा AQ मतलब एक्वा। डन। तो अब हम आगे देखते हैं। देखो, रासायनिक समीकरणों को लिखना सीख लिया हमने। रासायनिक समीकरण में हम कैसे उसकी अवस्थाएं दर्शाते हैं वो हमने सीख लिया। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है ये सीख लिया। एक से अधिक क्रियाकारक है या क्रियाफल है तो उसमें धनात्मक चिन्ह लगाते हैं, ये भी हमने सीख लिया। तो अब इसके आगे आता है कि हमारे पास में शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो शब्द समीकरण सिंपल सी बात है कि जो हम शब्द बोल रहे हैं उनको डायरेक्ट वैसे की वैसे लिख दो, वही शब्द समीकरण होता है। जैसे मैंने बोला कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो मैंने क्या क्या चीज़ें बोली, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो यही इसका कहलाएगा शब्द समीकरण। क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। ठीक है, अब बात ये आती है कि शब्द समीकरण हमने लिख लिया। अब बात ये आती है कि इस शब्द समीकरण को हम तत्वों के रूप में या रासायनिक सूत्र के रूप में लिख लें तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। मतलब शब्द समीकरण क्या होता है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उनको एज इट इज लिख दो, कैसे कैसे लिख दो, वो तो शब्द समीकरण हो गया। और रासायनिक समीकरण होता है कि जो हमने शब्द बोले हैं उनको तत्वों के रूप में और उनके प्रतीकों के रूप में हम समीकरण बना के लिखते। जैसे कार्बन का प्रतीक क्या है, C, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं, CO2। तो मतलब जो बोला है उसको तत्वों को प्रतीकों के रूप में लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, या रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों, रासायनिक समीकरण हमारे पास में 2 प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण हमारे पास में कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है वो देखिएगा। आज मैं रफ पेपर पे पढ़ा रहा हूँ तो शायद इससे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने हाथों से लिख रहा हूँ। वहाँ बोर्ड में भी मेरे हाथों से लिखता था, लेकिन बोर्ड में दूरी ज़्यादा होती थी, यहाँ पे दूरी कम है। लेकिन मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं नहीं पढ़ा पा रहा बोर्ड पे। ठीक है, हाँ, टेक्निकल इश्यूज़ भी है और हेल्थ प्रॉब्लम भी है, तो देखिएगा। तो रासायनिक समीकरण हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो भाई, असंतुलित मतलब अनबैलेंस और इसका मतलब हो गया बैलेंस। इम्पोर्टेंट चीज़ है, बोर्ड में दूसरे तरीके से घुमा सकता है कि कंकाली समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो कंकाली रासायनिक समीकरण का ही दूसरा नाम क्या है, असंतुलित समीकरण, या असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम क्या है, कंकाली समीकरण। ठीक है, अब देखो भाई, असंतुलित और संतुलित समीकरण क्या होता है। देखो, मैंने आपको लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, आपको मैंने बताया था कि एक तरफ होते हैं अभिकारक और दूसरी तरफ होते हैं उत्पाद, मतलब क्रियाकारक और क्रियाफल होते हैं, बीच में होता है तीर का निशान। तो अब क्रियाकारकों में हमारे पास में तत्वों के परमाणुओं की संख्या और इधर की साइड उत्पादों में परमाणुओं की, तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि दोनों की बराबर है, मतलब मान लो कि इधर की ये रस्सी हो गई हमारे पास बीच में, ठीक है,
और इधर की साइड भी इसको 4 लोग खींच रहे हैं, इधर की साइड भी 4 लोग खींच रहे हैं। तो मतलब ये तो हो गया हमारे पास में बैलेंस, मतलब संतुलित। और एक बात बताओ, इधर की साइड हो गए 5, इधर की साइड कितने हो गए 5, और इधर की साइड हो गए 4। तो मतलब ये क्या हो गए असंतुलित। तो मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका संतुलन करते हैं। तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। और वो बराबर कैसे करते हैं वो देखो। जैसे मैंने अभी एक सिंपल सा उदाहरण दिया था आपको कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। मतलब क्रियाकारक हमारे पास में ये हो गए। अब क्रियाफल देखेंगे बराबर हैं कि नहीं। इधर कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो मतलब कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। मतलब ये समीकरण हमारा संतुलित है। कौन सा समीकरण है, संतुलित। यदि अब दूसरा उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरणों से हम बड़े उदाहरणों की तरफ पढ़ेंगे और समझ में भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। मान लो कि हमारे पास में ये हो गई हाइड्रोजन गैस और ये हो गई ऑक्सीजन गैस। और आप लोगों को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाती हैं, जल। अभी मैं अवस्था नहीं दर्शा रहा, अवस्था दर्शाऊंगा तो इसके नीचे ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और ये द्रव बन गया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बन गई, गैस बन गई। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये तो हो गए क्रियाकारक, ये क्या हो गए, क्रियाकारक। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। मतलब हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास बराबर नहीं है। ऑक्सीजन हमको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो एक और चीज़ दिमाग में रख लेना कि यदि हम ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 करना चाहते हैं तो हम किससे गुणा करेंगे, ऑक्सीजन को 2 से गुणा करेंगे, तभी कितने आएंगे, 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 नहीं लगाना। कभी भी इस समीकरण को संतुलित करते समय दिमाग में रख लेना कि उसका गुणन यहाँ पे नहीं करना, उसके आगे करना है गुणन। कहाँ करना है, यहाँ। तो इसको 1 ही मान लेना है। जब किसी तत्व के आगे कोई चिन्ह या कोई नंबर नहीं लिखा तो उसको 1 माना। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ये पहले वाला मैटर था, ये पहले वाला मैटर था। अब 2 से गुणा करने के बाद में देखो 2 एकम 2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन तो हमारे पास में कितने हो गए, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 4 है और इधर कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन इधर बराबर कैसे होंगे, इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। इस तरीके से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब बराबर हुआ कि नहीं हुआ रासायनिक समीकरण। और भी हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हमारे पास में ये जो आपकी बुक के अंदर से एक रासायनिक समीकरण है जिसको संतुलित करना सिखा रखा है उन्होंने, तो इसको हम संतुलित करके देखते हैं। पहले इसका देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे Fe कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1। दोस्तों ये तो समझ में आया होगा कि Fe कितना है, 1, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इधर की साइड भी चेक कर लेते हैं पहले। Fe कितने हैं, 3, और ऑक्सीजन कितना है, 4। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। अब देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो बराबर है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है और Fe भी बराबर नहीं है, क्योंकि Fe यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे कितना 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 4 और यहाँ पे कितना 1। तो इसलिए अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित। इस अवस्था में ये समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण। आपको बुक के अंदर से जब अभ्यास करोगे प्रश्नों का तो आपको तीसरे या चौथे नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को लिखना। तो ये सब मैं कराऊंगा आपको। लेकिन ये अभी क्या है कि हमारे पैंडेमिक मतलब महामारी इतनी तेज़ी से फैली हुई है कि हम ऑफलाइन क्लासेस ले नहीं पा रहे। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाएं। आप घर पे रहो, मास्क लगा कर रहो, 2 गज की दूरी बना के रखो, और कुछ अच्छा खाओ और गर्म भी खाओ, ठंडे पानी से दूर रहो, फ्रिज की चीज़ें मत खाओ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि इसको संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित करने के लिए सबसे अच्छा और फिटिंग मेथड देखिए। हमारे पास में सबसे ज़्यादा किसका नंबर है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1। पहले सबसे ज़्यादा वाले को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो मैंने कहा कि गुणा कहाँ पे करना है, सबसे आगे करना है। तो इसको 4 से गुणा करें, 4 एकम 4, लिखते भी जाओ साथ के साथ। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4।
हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 हो गए। और एफ ही कितना है यहाँ पे, एक ही है, क्योंकि उसका तो कुछ हमने किया ही नहीं। और इसी तरीके से एफ इधर भी 3 है, और ऑक्सीजन का कितना है 4, और हाइड्रोजन का कितना है 2। लेकिन अभी तक बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे कितने हो गए, ये 8 हो गए। अब क्या करें भाई, हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ अभी तक। क्या बैलेंस हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4, इस ऑक्सीजन के 4 हो गए, और इस ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब ऑक्सीजन को हमने ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं, ऑक्सीजन को ख़त्म करने के बाद इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एफ ई के कितने हैं यहाँ पे 3, और एफ ई यहाँ कितना है अकेला, तो इस एक को कितने से गुणा कर दूँगा, 3 से, तो इसके आगे ही लगाना है, मैंने पहले बोल दिया था। तो यहाँ पे एफ ई कितना हो जाएगा 3, तो एफ ई बराबर हुआ 3, तो एफ ई का भी हमारे पास में क्या हो गया, काम ख़त्म। ऑक्सीजन का और एफ ई का तो काम हो गया हमारा ख़त्म। अब देखते हैं भाई हमने क्या ऐसा रह गया कि जो हमारे पास बढ़ गया हो। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो भाई हम हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 दूनी 8। तो हमारे पास में देखो, अब देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। एफ ई के कितने आ गए 3, हाइड्रोजन के 8, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के 4 एकम 4, एक मान 4 एकम 4, इधर की साइड एफ ई के 3, ऑक्सीजन के 4, और हाइड्रोजन के 4 दूनी 8। तो काउंट करो, हाइड्रोजन के 8 हो गए, एफ ई के 3 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4। तो इस कंडीशन में ये वाला रासायनिक समीकरण हमारा कौन कैसा है, संतुलित समीकरण है। ठीक है जी, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो इसको संतुलित करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, ज़्यादा इसको छेड़ा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, केवल सबसे ज़्यादा जिसका नंबर था उसको देखा। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 1, इसलिए मैंने ऑक्सीजन का 4 है तो इसको पहले किससे गुणा किया, 4 से। तो एक और चीज़ दिमाग रखना, बार बार को रिपीट कर रहा हूँ, नीचे कुछ भी नहीं लगाना, आपको जो भी लगाना है आगे गुणा करना, पूरे के पूरे से गुणा होना चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं लगाना आपको। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 4, फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो फिर एफ ई को देखा, एफ ई के कितने यहाँ पे 3, और एफ ई का यहाँ कितना है 1, तो इसलिए इसको किससे गुणा कर दिया 3 से। ये वाला हमारा पूरा बैलेंस हो गया इधर की साइड। अब बच रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूनी 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना रह जाता था 2, तो 8 बनाने के लिए इसको किससे गुणा कर दिया मैंने 4 से, 4 दूनी 8। और भी हम रासायनिक समीकरण देखेंगे। एक और चीज़ दिमाग में आती है कि आपसे पूछ सकता है, वो चीज़ घुमा के पूछते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में घुमा के पूछते हैं। वो पूछ लेगा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड या विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि, वो ऐसे पूछेगा आपसे कि अनुमान विधि से रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, या हिट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं। तो आपको अनुमान विधि का मतलब लग गया ना, कि हमने अपना अनुमान लगाया कि किस तत्व के आगे किससे गुणा करें कि हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों में हमारे पास में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, हमारी बराबर हो जाती है। ठीक है जी, रासायनिक समीकरण में क्या हो जाता है, क्रियाकारक और क्रियाफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में कभी बदलता नहीं है। जैसे मान लो कि भाई आप सोच लो कि एफ यहाँ पे 1 है और ऑटोमेटिक जाके हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक तत्व का परमाणु एफ ही है तो वो एफ के साथ ही रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को बिल्कुल भी नहीं बदलता है। ठीक है। और रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि बंध टूटते हैं और जुड़ते रहते हैं, इस प्रकार नया पदार्थ बनता है। यही तो हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे एफ ही अकेला था और यहाँ पे जाके किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया। तो ये एफ ही से कोई नया पदार्थ बना कि नहीं बना, तो कुछ जुड़ता रहता है और कुछ टूटता रहता है। तो इस प्रकार नए पदार्थों का क्या होता रहता है स्टूडेंट्स, निर्माण होता रहता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
और इस वीडियो को बार बार को बिना स्किप किए आप इसको देखते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लेके इसको पढ़ते रहिए। मैंने इसीलिए बिल्कुल नज़दीक से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा पार्ट 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हम देखेंगे कि 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। कैसे, वो देखो। पहला रासायनिक अभिक्रिया का नाम है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया का नाम है वियोजन, और वियोजन का दूसरा नाम है अपघटन। क्या नाम है? अपघटन या अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। पहला प्रकाश अपघटनीय, प्रकाश, ताप और ऊष्मा। ठीक है, तो हमारे पास में वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से की होती है, ताप, प्रकाश और ऊष्मा अपघटन। तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, पांचवी अभिक्रिया पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और छठी अभिक्रिया पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम पहले चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं संयोजन अभिक्रिया की ओर। सबसे पहले हम कौन सी अभिक्रिया की ओर चलते हैं? संयोजन अभिक्रिया की ओर। तो देखो दोस्तों, संयोजन का मतलब ही होता है संयोजित होना या जुड़ना। संयोजित होना या जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजित होना या जुड़ना। तो तुम लोगों को ध्यान रखना है, इस संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और अपघटन का मतलब होता है टूटना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, और अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, अपघटित होना, टूटना। ठीक है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा अपघटक लास्ट में। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, ये सब पढ़ा होगा आपने, ऐसी मैं आशा करता हूँ। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। अब इसमें क्या जुड़ेंगे? एक साइड तो हमारे पास में होते हैं अभिकारक, और दूसरी साइड क्या होते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? एक या एक से अधिक अभिकारक, एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्या करते हैं? जुड़कर और क्रिया करते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या बना देते हैं? एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हो गई कि जुड़ेंगे क्या? अभिकारक। तो मतलब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाता है हमारे पास में? संयोजन अभिक्रिया। जैसे सिंपल सा उदाहरण, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा? ऑक्सीजन के साथ में, और ये क्या बना दिया? जल बना दिया। इसको बैलेंस कर दिया मैंने ये। ठीक है, तो हमारे पास में तुम लोगों को यदि कोई पूछ ले आप लोगों से कि भाई ये बताओ कि संयोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण बताओ, तो तुमको बता देना है। पहला तो कोयले का दहन। कोयले का दहन। और कोयले का दहन मैंने क्यों बोला? देखो उसका भी एक रीजन, कार्बन लकड़ियों में होता है और हवा की उपस्थिति में वो जलता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो कार्बन लकड़ी